हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिटेल एडजेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वीं क्लास के जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। और काफ़ी स्टूडेंट जो है अभी परेशानी में भी है। और हालांकि अभी तक कोई मॉडल सेट या कोई प्रारूप जारी भी नहीं हुआ कि कैसे इसका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो ऐसे मार्केट में बुक भी अवेलेबल था और बहुत सारे चीज़ भी अवेलेबल था, लेकिन अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका लिखित रूप में वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट को जो है टॉपिक भी पता नहीं है कि कौन कौन टॉपिक हम पढ़ें और किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर क्या है, क्या कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमको लिखना है। ये सब बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक जानकारी नहीं है। और ऑफिशियल कोई अभी तक ऐसे प्रारूप भी नहीं दिया गया है कि मॉडल प्रश्न पत्र कैसे होंगे, वो भी नहीं मिला है। तो खैर जो भी हम इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन किए और इसमें काफ़ी जो है हम आपको सहयोग करेंगे कि यह अगर आप पढ़ लेंगे, हम आपको बहुत शॉर्ट वीडियो देंगे। 4 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का भी जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ये आपका 2021-22 का भी था। अब इसको देखते हैं। प्रथम शाब्दिक परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नवंबर टू दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम था वो आपका नवंबर में दिसंबर में जो होने वाला एग्ज़ाम था वो, और वो एग्ज़ाम आपका जो है मार्च अप्रैल में लिया गया। ये एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में जो होने वाले एग्ज़ाम है इनको जून जुलाई में लिया जाएगा। तो यही जो एग्ज़ाम है इसको हमको पढ़ना है टर्म 2 को, ठीक है। तो टर्म 2 में हमको हिस्ट्री सब्जेक्ट का, अगर हम देखें तो टर्म 2 को हमको हिस्ट्री सब्जेक्ट का 4 ही हमको सब्जेक्ट अभी पढ़ना है। तो बदलती हुई संस्कृति परंपराएं और संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति और आधुनिकरण से आधुनिकरण के रास्ते, इन सब चैप्टर को हमको पढ़ना होगा। तो इन 4 चैप्टर को अगर तैयारी कर लेंगे पूरा चैप्टर को, तो आप कहीं से भी अगर सवाल देगा, किसी भी तरह का सवाल देगा तो आप आराम से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, बदलती हुई संस्कृति एवं परंपराएं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। जो है नोट्स आपको ये करा देंगे, नोट्स अवेलेबल आपको हो जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं आपका जो है नोट्स में। ये आप देख सकते हैं कि 11वीं क्लास चैप्टर 7, ये 7 चैप्टर है। इसका नाम है बदलती हुई संस्कृति एवं परंपराएं, नोट्स इन हिंदी। जिसमें हम इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, पूर्ण जागरण, दस्तावेजों का दस्तावेज, उसके बाद लियोनार्ड द विंची, गैलीलियो और आपका 14वीं शताब्दी का संकट आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही आपका जो है 4-5 चीज़ है। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम हम लोग अंग्रेजी में अगर बोले तो इसका नाम होगा चेंजिंग कल्चरल ट्रेंडिंग। यार ये आपका नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अध्याय 7 इसका नाम है बदलती हुई संस्कृति की परंपराएं, ठीक है। तो पूर्ण जागरण जिसको हम लोग बोलते हैं, पूर्ण जागरण क्या है अगर हम लोग बढ़िया से देखें तो एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है पूर्ण जन्म, ठीक है, जिसका अर्थ है पूर्ण जन्म जिसको हम लोग बोलते हैं। पूर्ण जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई, फिर या रोम, उसके बाद वेनिस और फ्लोरेंस में हुआ, ठीक है। तो ये आपको पूर्ण जागरण का जो है शाब्दिक अर्थ पता हो गया कि पूर्ण जागरण जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो पूर्ण जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है। इनका शब्द सबसे पहले इटली में हुआ था, फिर बाद में इन सब देशों में भी हुआ था। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है 1-2 नंबर में, यानी कुछ वाक्यों में आंसर देना होगा, एक शब्द में या एक वाक्य में, उस टाइप के आंसर में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब हम अगला चलते हैं। यहाँ पे अगला देखेंगे कि पूर्ण जागरण ने लोगों के समानता की भावना पैदा की है और समाज में व्यापक अंधविश्वास और विचारों पर भी हमला किया, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ यहाँ पे मिलेगा आपको। अगला देखेंगे यहाँ पे कि अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्ण जागरण काल के साहित्यों ने लोग की राजनीतिक सोच में एक महान परिवर्तन लाया। यानी पूर्ण जागरण जो शब्द था, इस शब्द ने साहित्यों के युग में, यानी साहित्यों के जो लोग थे उनमें लोगों में राजनीतिक एक सोच में एक बहुत बड़ा सा बदलाव लाए थे, परिवर्तन हुआ था। यही सब यहाँ पे पॉइंट है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि पूर्ण जागरण पुरुष हम क्या बोलते हैं, कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति। यानी पूर्ण जागरण पुरुष जिसको बोलेंगे उसका अर्थ होता है कि कई ऐसे हित वाले और कौशल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ही हम लोग पूर्ण जागरण बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे हम देखते हैं, अगला ये टॉपिक बोला जा सकता है
कि दस्तावेजों का दस्तावेज, दस्तावेजों का दस्तावेज। तो इसमें है कि चर्च द्वारा, चर्च जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपका क्रिश्चियन लोग के जैसे ये होते हैं उनको चर्च बोला जाता है। मुसलमान का जो लोग ये करते हैं, जहाँ इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको मस्जिद हम लोग कहते हैं। और हिंदू लोग के जैसे मंदिर कहा जाता है, उसी तरह चर्च, चर्च द्वारा जारी की गया एक दस्तावेज जो उसके सभी पापकों के धारक को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देते हैं। पापा माने जिसको हम लोग ये बोलते हैं, जैसे पंडित हो गया, हिंदू लोग के जैसे होते हैं, मुसलमान लोग के जैसे मौलवी बोलते हैं, तो उसी तरह चर्च में जो होते हैं उसको फादर या पापा बोला जाता है। ठीक है, तो उनके धारकों का अनुपस्थिति करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी ये चीज़ था। इसी को हम लोग दस्तावेजों का दस्तावेज कहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे है कि 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको बार बार पूछ भी सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस कब और कैसे आविष्कार हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। उसके बाद यूरोप में 1477 में कैक्सटन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। वो आपका वहाँ पे था, यूरोप में 1477 में था। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुटेनबर्ग द्वारा इसको 1455 में और यूरोप में 1477 में। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ाई गई। प्रिंटिंग प्रेस के जो ये है उसके द्वारा जो है मात्रा उसको बढ़ाया गया था। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। मात्रा बढ़ाई, इसने शिक्षा के प्रसार में भी मदद की। अब जब प्रिंटिंग प्रेस हुआ, फिर पुस्तक की मात्रा बढ़ी, तो उसमें जो है शिक्षा के प्रसार में जो है बहुत हद तक मदद किए थे। ठीक है, अगला देखेंगे लियोनार्ड दा विंची। लियोनार्ड दा विंची जिसको हम लोग बोलते हैं, लियोनार्ड दा विंची सबसे महान चित्रकारों में से एक थे। एक आदमी थे जो बहुत चित्रकारी थे, यानी चित्रकला के बहुत सारे वो महान थे। उनका जन्म वर्ष 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। लियोनार्ड दा विंची एक चर्चित कलाकार था, बहुत चर्चित कलाकार था। उनकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शारीरिक संरचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत की। उन्होंने ही मोना लिसा और द लास्ट सफ़र जैसे चित्रों की रचना की थी। ठीक है, इन सब चीज़ों का वो रचना की थी। अगला यहाँ पे देखें अगर पॉइंट, तो मोनालिसा और द लास्ट सफ़र लियोनार्ड दा विंची की सबसे प्रसिद्ध प्रिंटिंग थी। यहाँ पे प्रिंटिंग यहाँ पे होना चाहिए था, प्रिंटिंग थी, और यही सबसे जो है उसका प्रसिद्ध प्रिंटिंग थी। ये प्रिंटिंग उसका बहुत सारा जो है ये मार्केट में ये किए थे। उसके बाद गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था। गैलीलियो जो था इटली का एक महान वैज्ञानिक था, तथा उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया था। ये आपको क्वेश्चन में, आपका साइंस के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि दूरबीन का आविष्कारक कौन थे, तो गैलीलियो था। ठीक है, का आविष्कार किया था और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया था। गैलीलियो के बारे में आपको बहुत सारी यहाँ पे चीज़ मिल गया कि गैलीलियो एक खगोलिक शास्त्र था और वो जो है अनेक तथ्यों और अनेक रहस्यों का जो है पता किए थे गैलीली ने। तो इसलिए गैलीली का जब भी नाम आएगा आपको ये लिखना है कि गैलीली, अगर यहाँ पर पूछा जाए गैलीली कौन था, गैलीली के बारे में कुछ लिखे या गैलीली क्या है, तो आप यही लिख सकते हैं कि गैलीली एक इटली का महान वैज्ञानिक थे और गैलीली ने ही जो है दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया था और खगोलिक शास्त्रों तक के अनेक जो है तथ्य और रहस्यों को जो है वो उजागर किए थे। उसके बाद यीशु की सोसाइटी, ठीक है, 1540 में इग्नेशियस लोयाला द्वारा यीशु की सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी एक जैसे एनजीओ होते हैं, तो एनजीओ का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको सोसाइटी कहा जाता है, तो उस समय वही चीज़ ये किया गया था। इसने प्रेस्टिजिज्म का मुकाबला करने का प्रयास किया था। ठीक है, एंड्रोयूज बेसिलियस
ब्रेजियम मूल के एड्रोज बेसिलियस 1514 से लेकर 1564 तक पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद यानी आयुर्वेद विज्ञान जिसको कहते हैं आयुर्वेद विज्ञान के प्रोफेसर थे। ठीक है, वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें सूक्ष्म सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की थी। यानी सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर का जो है चीरफाड़ इसी ने शुरू किया था। ठीक है, मानवतावाद क्या है? तो मानवतावाद 14वीं सदी में इटली में शुरू किया गया आंदोलन में से एक था। यानी 1400 सदी में जो भी इटली में आंदोलन हुआ था उनमें से एक आंदोलन ये था मानवतावाद। ठीक है, प्लेटों को मानवतावाद के पिता के रूप में जाना जाता है। यानी मानवतावाद का जो जन्मदाता है उसको आपको प्लेटो को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने पादरी के अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना की थी। पादरी मतलब होता है, जैसे हम थोड़ा सा पहले बताया आपको कि जैसे मंदिर में होते हैं उसको ठाकुर या पंडित जो भी बोला जाता है, उसी तरह जो होता है पादरी होते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास चीज़ होते हैं। अभी भी जो लोग धर्मों को ज़्यादा ये करते हैं उनमें ताबीज ये सब बहुत सारा झाड़ फूँक जो होते हैं वो अंधविश्वास होते हैं, और जीवन शैली उनका कैसा था उन सब चीज़ों की ये आलोचना जो है की थी। कौन? मानववाद का जो जन्मदाता था प्लेटो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मानववादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च में लोगों की सोच को एक तरह जकड़ कर रखा था। मानवतावाद जो है मध्य युग में चर्च के लोग, चर्च मतलब होता है जहाँ पे मंदिर में जाते हैं, उनका जो हेड होते थे, देखभाल करने होते हैं, वही लोग क्या करते थे, उनको जकड़ करके रखते थे कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग के निकल चुका था। ठीक है, ये सब चीज़ जो है निकल चुका था। अब हम अगला देखते हैं यहाँ पे मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, लेकिन उसे अपने जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेडों के फूलने के कारण मिलान, नेपल्स, वेनिस और फ्लोरेंस को व्यापार केंद्रों का दर्ज प्राप्त हुआ। ठीक है, मानवतावादी विचारों की अभिलक्षण गुण को लिखे। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं। मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया था। मानवतावाद के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही होकर हमारे अपने के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट बोल सकते हैं कि मानव का अपना एक अलग जो है विशेष महत्व होते हैं। मानव जीवन को सुधार करने व उसे भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए। मानव का सम्मान करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट संरचनाओं में से एक है। पूर्ण जागरण काल में महान कलाकारियों की कृतियों और मूर्तियों में जीसस क्राइस्ट को मानव शिशु के रूप में और मेरी को वत्सली माँ के रूप में चित्रित किया गया। निस्संदेह मानवतावादी संरचनाओं में धार्मिक भावनाओं का ह्रास पाया जाता है। यानी मानववादी है उनमें बहुत सारे ह्रास मिले थे, यानी ह्रास आए थे। पूर्ण जागरण काल में महान साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में प्रतिपाद मानव की भावनाओं, दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी कृतियों के केंद्रों के रूप में धर्म व ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा। इस युग की प्रमुख साहित्यिक कृतियों में डिवाइड कॉमेडी, यूटोपिया, हैमलेट आदि प्रसिद्ध थे। ठीक है, इन सब प्रसिद्ध थे।
इस तरह से बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। मानववादी विचार की विशेषता, तो ये सब चीज़ यहाँ पे है मानववादी की विशेषता, आप इनको लिख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। मानववादी के गुरु थे जिन्हें व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन पढ़ाया। ठीक है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन यूनानियों और रोमन लोगों की संस्कृति के संदर्भ में कानून का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को धर्म, शक्ति और धन के अलावा अन्य माध्यमों से आकार दे सकते हैं। ठीक है, इन सबों का भी उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इंग्लैंड में थॉमस मोरे और हॉलैंड ने इराम्स जैसे ईसाई मानववादियों ने आम लोगों से पैसा निकालने के लिए चर्च और उनके लचीले रिवाजों की आलोचना की। ठीक है, ये सब चीज़ समझ ही रहे हैं आप। जैसे मंदिर में जाते हैं तो उसमें कुछ ये करना पड़ता है, भेंट देना पड़ता है। ठीक है, हम लोग मस्जिद में जैसे जाते हैं नमाज़ पढ़ने या कुछ करने, तो वहाँ भी कुछ हम लोग पैसा वैसा जो है देते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो आलोचना वो की थी। कुछ मानववादियों का मानना था कि अधिक धन पुण्य था और खुशी के खिलाफ नैतिक दोषी बनाने के लिए ईसाई धर्म की आलोचना की। तो इन सब चीज़ों की यहाँ आलोचना की। वे यह भी मानते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णता के जीवन के लिए प्रयास करता है। उन्होंने 15वीं शताब्दी की अवधि के लिए आधुनिक शब्द का इस्तेमाल किया था। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति, यानी 16वीं शताब्दी में जो थे उनमें महिलाओं की स्थिति कैसा था, उनके बारे में यहाँ पे कुछ हम चर्चा करेंगे, कुछ बिंदुओं के बारे में। महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। यानी कोई भी कारोबार या कोई भी बिजनेस होते हैं, कोई भी अगर घर में कुछ होते हैं सिद्धांत, तो उनमें जो है महिलाओं के उसमें परामर्श को जो है नहीं लिया जाता था, उसमें अधिकार उसको नहीं था। दहेज का प्रबंधन ना होने के कारण लड़कियों की भिक्षुनी बना दिया जाता था। भिक्षुनी का अर्थ होते हैं जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं, जो ये करते हैं उसको भिक्षु कहते हैं, तो उसी तरह उनको भिक्षु बना दिया जाता, तो उसमें प्रबंधन नहीं था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। सार्वजनिक जो जीवन होते हैं उनमें भी महिलाओं की भागीदारी कम थी। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकानों को चलाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी महिला कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे रहेंगे घर में, सिर्फ ऐसा ही उनको माना जाता था। ठीक है, या उस ज़माने के लोग ये भी मानते थे कि महिलाओं की जो है बुद्धि कम होते हैं, उसके सोच विचार कम होते हैं, वो उलट पलट सोचते हैं। इस तरह का उस समय का जो है मानसिक भावना थे। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर अगर देखें तो कुछ महिलाओं ने बौद्ध रूप में संरचनात्मक कार्य किए, जैसे बेनिस निवासी जो है कसंद्र फेदले जो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। ठीक है, उस समय फिर कुछ ऐसे महिला भी थे बौद्धिक रूप में कि उन लोगों ने फिर बहुत अच्छा काम भी किए थे। हैं, उसके बाद मंटुआ की मर्चिसा इसाबेला दी इस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। एक महिला का यहाँ पे नाम बताया गया कि वो ऐसे भी महिला थे जो अपने पति की बिना अनुमति से भी, अगर वो नहीं थे कोई कारणवश अपने राज्य में, तो उनको शासन उसी ने किया था, महिलाओं ने। तो उस ज़माने में भी कुछ ऐसे महिला थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे जो बहुत कुछ किए थे, लेकिन एक जो है एक सामाजिक रूप में उनको जो है एक अधिकार नहीं था। अभी के ज़माने में जैसे जैसे अधिकार है, जैसे आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते, कुछ भी बन सकते, पुलिस भी बन सकते या पायलट भी बन सकते, कुछ भी, यानी पुरुष जहाँ जहाँ है वहाँ स्त्री का भी भागीदारी है। कोई इसमें मतलब भेदभाव की बात नहीं है अभी के सामाजिक ये सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इटली की वास्तुकला, उस समय इटली की वास्तुकला क्या थी, ये थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें, आप थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, इनको हम पूरा दिखा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम पढ़ते जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा होता जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे इस्लामी वास्तुकला, इस्लामी जो वास्तुकला है ये क्या थे, इसको भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों या मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामिति नक्शा और पत्थरों में पच्चीकारी के काम का सहारा लिया था। तो इस तरह का है। धार्मिक इमारतें इस्लामिक वास्तुकला से सबसे बाहरी प्रतीक थी। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक की मदरसों, तीर्थ स्थलों और मकबराओं में यह मूल डिज़ाइन के रूप में ये सब थे कि मिहराब जिसको बोला जाता है, ठीक है। मिहराब मतलब जो इमाम आगे जाते हैं, आगे जाकर जहाँ पे खड़े होते हैं वो गोल डिज़ाइन का होता है, तो उसको मिहराब बोला जाता था। उसके बाद गबंद मीनार जो होते हैं, जो मतलब मस्जिद के कहीं भी एक ऊंचा सा ये बनाया जाता है, उसको मीनार बोला जाता है। खुले अंगन दिखाई दिए, ठीक। तो इस तरह का बहुत सारे जो है उस समय का ये था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये नेक्स्ट आपका पॉइंट हम बता रहे हैं, इतलाल बी शहर, मानवतावाद के विचारों का अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति। तो ये सब था। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्या है, इसके परिणाम क्या है, ठीक है। ये आपका लास्ट यहाँ पे होते हैं। तो हम आशा करेंगे कि इस वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे। अगर इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिख पाएंगे, और इतने में से ही आपको क्वेश्चन आएगा, मैं 100% ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर, नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।